हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेना क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार, आपको पता है कि हम सभी क्लास 10th का दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 इसका नाम है। चैप्टर का दोस्तों नाम क्या है? अध्याय 4 का नाम है यहाँ पे कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, और हम सब अभी तक ये दोस्तों पढ़ लिए हैं क्या क्या कार्बन क्या है, कार्बन के यौगिकों का महत्व क्या होता है, और इसके बाद हमने पढ़ा जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, और फिर हमने दोस्तों पढ़ा यहाँ पे रासायनिक बंधन के बारे में। रासायनिक बंधन कितना प्रकार का बनता है, तो आपको पता है दोस्तों रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक बंधन, दूसरा आयनिक बंधन। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में दोस्तों आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 को देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे पूरे एग्जाम 2024 की दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आगे का बात पढ़ेंगे तो आप सब ध्यान से सुनते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखना है और कॉपी लेकर के बैठिए और साथ में किताब जरूर दोस्तों खोलेंगे। ठीक है, तो हम सब अभी तक जो क्या पढ़ लिए, हम सब पढ़ लिए दोस्तों रासायनिक बंधन कितना प्रकार का होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ जो पढ़ना है ना दोस्तों, वो पढ़ना है मुख्य रूप से सहसंयोजक बंधन के बारे में। ठीक है, तो हम सब अभी तक दोस्तों क्या पढ़ लिए हैं, इसके आगे का जो टॉपिक हम सब का रहेगा वो है रासायनिक बंधन के बारे में। ठीक है, चलो हमने पिछले बार के क्लास में पढ़ा रासायनिक बंधन के बारे में। आपको पता है कि जब रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 परमाणु अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में त्याग करते हैं या लेन देन साझा करते हैं। ठीक है, तो उसके बीच बनने वाले बंधन को तो क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। आपको सबको पता है। यहाँ पे इसके आगे फिर हमने क्या पढ़ा, उसके आगे हमने पढ़ा कि रासायनिक बंधन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है सहसंयोजक बंधन। पहला क्या होता है दोस्तों? सहसंयोजक बंधन। और दूसरा की बात करें तो होता है आयनिक बंधन। ठीक है, तो हम सबको यहाँ पे जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है सहसंयोजक बंधन के बारे में। ठीक है, तो हम सब जानते हैं क्या है कि जब कोई भी 2 परमाणु आपस में 2 परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो आपस में साझा करता है, जो आपस में लेन देन करता है, तो वो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होती है? एक बंधन बनता है ना। वो जिस बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं, हम सब उस बंधन को यहाँ पे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 2 प्रकार का होता है ये बंधन, पहला जो हमारा है वह है सहसंयोजक बंधन की बात करें, ये होता क्या है समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। इलेक्ट्रॉनों का साझा 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि NaCl यौगिक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तत्व हैं, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो यह यौगिक जिस तत्व से मिलकर बना है होगा वो कहीं ना कहीं आपस में क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा क्या होगा। ठीक है, साझा किस प्रकार से करता है आप समझिए। यदि सोडियम की बात करें तो आपको पता है कि सोडियम की जो परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और जब इसका 11 होता है परमाणु संख्या, यदि हम इसका क्या निकाल दें, है ना, मतलब जो यदि हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका बाहरी कक्षा में 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकलता है। ठीक है, ये सोडियम का हो गया है। यदि हम यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो आपको पता है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होता है। और जब इसका निकालेंगे, विनाश करेंगे ना, तो पहली कक्षा में 2, फिर 8 और फिर 7 हो जाएगा। आप सबको पता क्या है कि दुनिया का प्रत्येक तत्व क्या चाहता है दोस्तों? अपनी बाहरी कक्षा में कम से कम हम 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कि सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और जबकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी 8 होने के लिए इसको घट रहा है। ठीक है, 1 घट रहा है, 8 होने के लिए इसको 7 घट रहा है। और आपको पता है कि जब कोई भी तत्व का परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन की साझा करते हैं तो 1, 2 या 3, ठीक है, यानी कोई 1 त्याग करेगा तो कोई 1 ग्रहण करेगा, कोई 2 का त्याग करे तो कोई 2 ग्रहण करेगा, कोई 3 का त्याग करे तो कोई 3 का ग्रहण करेगा। बट इसको चाहिए कितना? 7 चाहिए। तो दुनिया का ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो अपना 7 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? वो साझा कर सकता है, मतलब लेन देन कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा? तो यहाँ पे सोडियम क्या करता है कि अपनी जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा 1, वो क्या करता है? त्याग करता है। ठीक है,
त्याग करेगा तो अब जिसको एक घट रहा है वो उसका ग्रहण कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब सोडियम की अपनी बाहरी कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन जब साझा करता है ना, किसी को दे देता है ना, तो इसकी बाहरी कक्षा में क्या होता है, 8 होता है। यानी सोडियम अपनी दूसरी कक्षा को क्या मानता है, बाहरी कक्षा मानता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जब ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो यहाँ देखिए क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन है जी, एक। तो एक यहाँ से ये दे दिया है और इसको एक चाहिए था ना, तो एक क्या करेगा, ले लेगा। तो अब जहां क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, अब वहां कितना हो गया, वो 8 हो गया है। बात समझ यहाँ तक आया क्या? तो इस प्रकार से यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ने क्या किया, एक ग्रहण किया और दूसरा त्याग किया। साझा की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रहण करने और त्याग करने की बात हो रही है। यानी इसको एक स्ट्रक्चर से समझेंगे ना, तो इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। यदि सोडियम का इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इस प्रकार से है और बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दोनों ये सोडियम त्याग कर रहा है और इसका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिल करके, और जब कोई भी दो तत्व इलेक्ट्रॉन का एक त्याग करे और एक ग्रहण करेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करके आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कर रहा होगा तो यहाँ पे एक यौगिक बन करके आएगा और वो होगा NaCl। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से देखा जाए तो सोडियम जो त्याग करता है वो धातु कहलाता है, ये सबको पता है। जो ग्रहण करता है वो धातु कहलाता है। तो जब धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करता है तो उसके बीच बनने वाला जो बंधन होगा ना, वो आपका आयनिक बंधन होता है। बात समझ में आया कि जब दो इलेक्ट्रॉन की साझा जहां हो रही होगी, यदि उसमें देने वाला धातु होगा और लेने वाला अधातु होगा तो उस इलेक्ट्रॉनों के बीच बनने वाला जो बंधन होगा ना, वो हमेशा आयनिक बंधन होता है। यहाँ तो समझ में आया? हमें यहाँ पे दोस्तों जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, सहसंयोजक बंधन के बारे में, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं कि यहाँ पे सह संयोजक बंधन क्या होता है और इस प्रकार से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक बंधन क्या है? आपको पता है कि जब कोई भी दो परमाणु है ना आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, अपने बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। साझा करने का मतलब होता है कि यदि हम किसी को दे रहे हैं तो कोई हमको भी देगा, ठीक है, और दोनों इस प्रकार से हम अपना काम को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब क्या कहते हैं, साझा करना। जैसे हम मान लिया जाए कि हम एक अणु लेते हैं, जैसे हमने लिया ऑक्सीजन का अणु, ठीक है, O2। अब आपको पता है कि O2 से क्यों लिखते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक अणु में कितना परमाणु स्थित है, 2 परमाणु स्थित है। तो 2 परमाणु स्थित है इस प्रकार से। आपको पता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितना होता है, क्योंकि जितना परमाणु की संख्या होता है ना उतना ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, ऑक्सीजन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अब हम इसका लिए निकाल दें कौन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहली कक्षा में कोई भी चाहता है कितना होता है, 2, फिर कितना होगा 6। यानी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर इसका भी तो यहाँ भी तो वही होगा ना भाई, जब इसका 8 होता है तो इसका भी टूटेगा 2 और 6 के रूप में। आप बताइए, अब आपको पता क्या है कि कोई भी तत्व क्या चाहता है, अपनी बाहरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 6 ही हो रहा है। यानी साझा करने के लिए इसको 2 चाहिए, ठीक है। ये करता क्या है समझिए। अब ये जब इसको कोई नहीं मिलता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन का परमाणु अपने ही परमाणु क्या करते हैं एक दूसरे से वो साझा करता है, ठीक है। अब यदि हम ऑक्सीजन का निकाले इस प्रकार से स्ट्रक्चर करें तो इसकी बाहरी कक्षा में देख लीजिए इस प्रकार से 2, 4 और 2, 6, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी बाहरी कक्षा में भी कितना हो रहा है, 2 ही हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से 2 हो रहा है ना। अब क्या करेगा, ये साझा करेगा। तो साझा करेगा इस प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे। अब इसका कितना हो गया, अब ये आएगा इसके पास कहेगा भैया तू हमको 2 दो। तो अब इसका 8 हो गया ना। अब इसका क्या करेगा, ये भी तो लेन देन करेगा ना, इस प्रकार से हो जाता है। तो अब दोनों का 8 पूरा हो गया, ठीक है। यानी ये आपस में ना यहाँ पे साझा कर रहा है कि 2 इसका लिया तो इसका भी काम हो गया, और 2 इससे लिया तो इसका भी काम हो गया। असल में साझा करता कैसे है, हम आपको बताए थे ना।
ठीक है। और यहाँ पे जब दो दो ऑक्सीजन के दो परमाणु अपने ही परमाणु से क्या कर रहा है, साझा करता है, हम तब इसको क्या लिख देते हैं, O2 लिखते हैं, जो ऑक्सीजन का अणु कहलाता है। बात समझ में आया। इस प्रकार से बनने वाला जो दोस्तों बंधन होगा, यहाँ पे दो दो का साझा हो रहा है, हम से इसको दर्शाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि जो बंधन बना है, यानी यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के बनने वाले बंधन को ना हम सब नाम देते हैं क्या, सहसंयोजक बंधन। बात समझ में आया। सहसंयोजक बंधन के द्वारा बनने वाला यौगिक जो है क्या कहलाता है, सहसंयोजक यौगिक कहलाता है, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है सहसंयोजक यौगिक के प्रकार, ठीक है, यानी कितना प्रकार का ये होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सहसंयोजक यौगिक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, सहसंयोजक बंधन जो है वो 3 प्रकार के बंधन का निर्माण करता है। कौन कौन, सुनिए। पहला निर्माण करता है एकल बंधन। क्या निर्माण करेगा, एकल बंधन, है ना। एकल सहसंयोजक बंधन या एकल बंधन कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलिए, समझ, लिखना भी नहीं है बट समझो। एकल बंधन में क्या होगा ना कि एक परमाणु आपस में ना एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, और उसके बीच बनने वाले बंधन को ना हम सब एकल बंधन कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, दो परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा जी, साझा करता है, ठीक है। तो उसके बीच बनने वाला जो बंधन होगा ना वो एकल बंधन होगा। कैसे समझिए, यानी हमने लिखा H2, ठीक है। तो बताइए H2 कैसे बना होगा, नहीं आपस में साझा किस प्रकार से किया होगा। तो आपको पता क्या है कि हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, क्योंकि जो इसका शुरुआती कक्षा वह इसका अंतिम कक्षा है, ठीक है। चलिए, इसका भी कितना होगा जी, एक होगा। अब आपको पता है कि कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि हम पहले कक्षा में कितना रहें, कम से कम तो 2 रहें। अब इसको 2 आएगा कहाँ से, इसके पास तो एक ही है ना, एक इसके पास है, यहाँ से ऐसे लेगा, ठीक है। तो अब इसके बाहरी कक्षा में जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, अब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कहेगा भैया कि जब तुमको हम दे दिए तुम्हारा तो काम हो गया, अब तो हमको भी दो ना, इसका भी तो हो गया, ठीक है। यानी इस प्रकार से बंधन का निर्माण करता है। ये बंधन ये शो करता है कि कितना इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। बात समझ में आया यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं एकल बंधन, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभी हमने पढ़ा एकल बंधन के बारे में, आइए समझते हैं जो अगला है वो पढ़ना है द्विवीय बंधन, ठीक है। डबल बॉन्डिंग क्या होता है समझते हैं द्विवीय बंधन के बारे में। इसमें क्या होगा, देखिए सब कुछ नाम में, ठीक है। जब इसमें हो सकता है ना कि जब 2 परमाणु, अच्छा एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का साथ साझा होगा किसके बीच, 2 परमाणु के बीच। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि 2 के बीच ही होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ना, 2 या 2 से अधिक परमाणु के बीच साझा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम समझते क्या है कि जो द्विवीय बंधन है, यहाँ पे क्या होगा कि जब 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसके बीच बनने वाला बंधन ना क्या कहलाएगा, द्विवीय बंधन कहलाता है, ठीक है। कि जब 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा करते हैं तो उसके बीच बनने वाला बंधन क्या कहलाएगा, द्विवीय बंधन कहलाएगा, ठीक है। लिख देते क्या है कि इसमें 2 परमाणुओं के बीच, है ना, कितना कितना जी, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। बात समझ यहाँ तक आया। चलिए हम जैसे एग्जांपल किसका लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं, ठीक है। हमने लिया किसका एग्जांपल, ऑक्सीजन का लिया। O2 देख लीजिए, सुनिए ध्यान से, O2 ले लीजिए। O2 की बात करें, O2 बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना परमाणु है सर, 2 परमाणु है, ये सबको पता है। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है, कितना होता है सर जी, 8 होता है।
यदि हम इसका निकालेंगे कौन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहली कक्षा में 2 टूटेगा, दूसरी कक्षा में 6 टूटेगा, ठीक है। इसका भी वही मैटर होगा, इसका भी तो 8 होगा ना सर जी, तो इसका क्या टूटेगा, 2 और 6 टूटेगा। कोई भी परमाणु क्या चाहता है कि मैं अपनी बाहरी कक्षा में कम से कम तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। यहाँ रहने का कितना चाहिए, 8 है, कितना सर जी, 6। इसको चाहिए कितना 8 होने के लिए, 2 चाहिए, साझा करेगा, यानी इसको कोई 2 देगा, तो 2 देगा कौन, तो आपको पता है कि या तो ये दूसरे तत्व से प्राप्त कर सकता है, या फिर ये अपने दूसरे परमाणु से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ना यदि बात करें तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करेगा, ये परमाणु आएगा इस परमाणु के पास में, कहेगा भैया हमको 8 गो चाहिए, 2 गो घट रहा है सर। क्योंकि देखिए आपको पहले बात पता है कि सर जी कोई भी चीज मांगने के लिए जाता किसके पास है, जाता है अपने अपने गुतिया के पास, या अपने जाता है जात के पास। ये जात एक है, ये भी जात एक है, आया है सर जी इसके पास, बोला कि हमें 2 गो चाहिए, कितना चाहिए, 2 गो, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 गो ही चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है 2 गो ले जाओ, जैसे ही 2 गो ले गए इसका काम पूरा हो गया, जो इसका इच्छा थी ना वो इसका पूरा हो गया, हमको 2 गो मिल गया है। अब हमको जो बाहरी कक्षा में 6 गो थे, अब वो वहाँ कितना हो गया सर, 8 हो गया। अब उसको काम पड़ा होगा, तो तुमको 2 हमें 2 चाहिए, अब इसको भी आया होगा सर, यहाँ इसका भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, 2 का साझा हो रहा है, ठीक है, और 2 परमाणु के बीच साझा हो रहा है। इसीलिए ना सर जी इसके बीच बनने वाला जो बंधन होगा ना सर, ऐसा बंधन बनेगा, या देखिए ऐसा वाला, हाँ देख लीजिए, ठीक है। यानी ये डबल बॉन्डिंग ये दर्शाता है कि दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है ना। और इसीलिए जब 2 को से पूरा ले रहा है तो इसको क्या लिख देते हैं, वो 2 लिख देते हैं। बात समझ तक आया क्या, बात समझ आया कि O2 कैसे बना, 2 का साझा हुआ, यानी यहाँ पे 2 परमाणु जुटाए आपस में ना, ठीक है, तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार के बनने वाले बंधन को ना बबू और बमनी हम सब द्विबंधन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ, आगे बढ़ा जाए, आप सब ध्यान से देखते रहिए और नोट करिए, लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हमने अभी पढ़ा द्विबंधन के बारे में, आइए हम सब अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिबंधन के बारे में। आप एक नहीं भरा जी, हम सब आगे क्या पढ़ेंगे सर, अभी हम सब पढ़ेंगे त्रिबंधन के बारे में। इसमें पता है क्या होगा, इसमें होगा कि परमाणुओं के बीच 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, जैसा नाम में छिपा हुआ है ना वैसा देखिए, इसमें परमाणुओं के बीच, इसमें परमाणुओं के बीच 2 या 2 से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। इसमें 3 परमाणुओं के बीच 3 परमाणु, बात समझ में यहाँ तक आया। इसमें क्या होगा, इस परमाणुओं के बीच में ना सर जी 3 कितना हमने बोला, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा होगा, ठीक है। तो उसके बीच बनने वाले बंधन को ना हम सब त्रिबंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम सब कहेंगे, बनने वाले बंधन को त्रिबंधन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा तो सब ध्यान से लिखेंगे, ठीक है। यदि भी आप एग्जाम्पल की बात करें, देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का जो अनुसूत्र कितना होता है सर जी, क्या होता है, वो N2 होता है। क्या होता है, N2 होता है। अब है देखिए बताते हैं, N2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का 2 परमाणु आपस में जुड़ा हुआ होगा। इसको अलग करने की कोशिश करें, एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ। नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या कितना होता है सर, वो 7 होता है। अब इसका निकालेंगे कौन विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या टूटेगा सर, 2 और 5 टूटेगा, 5 टूटेगा, कितना टूटेगा, 2 और 5 टूटेगा। इसका भी कितना होगा, 7, इसका भी क्या टूटेगा, 2 और 5। अब है क्या, यहाँ पे 5 है तो इसको घट रहा है कितना सर, इसको घट रहा है 3, यानी ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा करेगा। बात समझ में यहाँ तक आया क्या, तो साझा कैसे करेगा समझिए। यदि इसको साझा को दर्शाएं तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 3
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 5 होता है तो 3 टूटेगा, है ना जी। फिर इसके बाहर एक कक्षा में 5 होता है, 2 3 हो गया। अब ये साझा करेगा तो ये आएगा इसके पास, तो ये इसका बदल लेगा यहाँ से, है ना जी। अब इसका कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये भी तो लेगा ना सर, तो इसका भी कितना हो गया, यहाँ हो गया। तो इसके बीच कितना कितना का साझा हो रहा है, इसके बीच 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साझा होने के कारण इसके बीच कैसा बंधन बन रहा है सर, त्रिबंधन बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिबंधन बन रहा है। और बंद करके ना ये अणुसूत्र का यहाँ पे ये इस प्रकार से निर्माण करता है। अब ये कहेंगे कि क्या सर, कि जब यदि यहाँ पे सर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो क्या इसका अणुसूत्र N3 होगा ना। ये इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। 2 का मतलब क्या है, 2 मतलब परमाणु ना है, कि यहाँ पे एक अणु में कितना परमाणु है, देखिए तो ये कितना परमाणु नाइट्रोजन का, 2 है। तो एटो ना लिखेंगे कितना, ये ना लिखिएगा कि ये 3 वो का साझा करेगा तो उसका अणुसूत्र 3 हो जाएगा, N3 हो जाएगा, नहीं। तो कितना से लेन देन कर रहा है वो यहाँ लिखाता है, बट कितना लेन देन कर रहा है वो ऐसो करता है। बस में आया ना। इस प्रकार से बनने वाला बंधन क्या होता है, त्रिबंधन कहलाता है। तो हमने रासायनिक बंधन के बारे में समझा और उसके द्वारा बनने वाले 2 बंधन जो होता है आयनिक और सहसंयोजक, और फिर हमने ये समझा कि सहसंयोजक में कितने प्रकार के बंधन का निर्माण हो सकता है 2 परमाणु के बीच, ठीक है। अब इसके आगे का टॉपिक पढ़ना है कार्बन और उसके अपरूप, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन का अपरूप, अब इसको नोट कीजिए, आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। सुनिए, तो हम सब अभी क्या पढ़ लिए, हम सब अभी पढ़े क्या, रासायनिक बंधन। आइए जो अगला टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है हम सबको कार्बन के अपरूप। क्या पढ़ना है, कार्बन के अपरूप। कितना लोगों को लगता है अपरूप का मतलब क्या होता है, आप सब कमेंट करेंगे ऑनलाइन वाले, ठीक है। अपरूप का मतलब क्या लगता है आप सबको, अपरूप क्या हो सकता है यहाँ पे, अपरूप का मतलब अपने आप नहीं होता है सर। अपरूप का मतलब होता है कि यदि हम हैं, ठीक है, और एक मेरा भाई है, तो दोनों का दिखावट अलग अलग हो सकता है, मतलब रूप अलग अलग, बट दोनों का गुण एक ही हो सकता है। यदि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हो सकता है मेरा भाई ईमानदारी से काम करता होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब जैसे मीठा वचन हम बोलते हैं, यदि वो भी बोलता होगा तो कह सकते हैं ना कि फलना का भाई ना फलना के जैसा बना है, यानी वह मेरा क्या है यहाँ पे अपरूप है एक तरह से, ठीक है। जैसे आप बताते हैं, अपरूप का मतलब यही होता है कि अपरूप का मतलब हुआ रासायनिक गुण, ठीक है। ए सुनो जी, भौतिक गुण ऊपर जो दिखाई देता है, और कौन गुण, जैविक गुण क्या होता है ना, अपर रूप होता है ना सर जी, अब सॉरी अपर रूप होता है, अपर रूप मतलब अपर रूप, है ना, मतलब उसके ही रूप के जैसा। भौतिक गुण अलग अलग तो हो सकते हैं ना सर, लेकिन अपरूप जब किसी का भी चीज होता है ना तो उसका रासायनिक गुण बिल्कुल एक समान होता है। तो हम सबको जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, वो पढ़ना है कार्बन के अपरूप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपरूप के बारे में, बहुत बार सवाल पूछा गया है सर, बनता भी है सर, है ना। और हम सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं किसका अपरूप, तो हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं सर कार्बन का अपरूप। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कार्बन का 3 अपरूप होता है। कितना होता है, कार्बन का 3 अपरूप होता है, कार्बन का 3 अपरूप होता है। बात समझ में आया क्या। ये बहुत सवाल फेमस है यहाँ पे कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं सर, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन, पहला हीरा होता है, कौन होता है दोस्तों, पहला हीरा होता है। दूसरा की बात करें, दूसरा ग्रेफाइट होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है दोस्तों। तीसरा होता है, एक और है तीसरा, इससे तो यहाँ पर दिया ही गया होगा, फुलेरीन होता है। क्या होता है, फुलेरीन होता है, फुलेरीन होता है, ठीक है। इस प्रकार से देखा जाएगा तो कार्बन का कितना अपरूप, 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। पूछता भी है कि कार्बन का कितना अपरूप, 3 अपरूप,
फिर पूछेगा हीरा से कि हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का। और एक तीसरा होता है फुलरेन, जो भी किसका अपरूप है? कार्बन का ही अपरूप है। बात भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलना है। बहुत फेमस सवाल है एग्जाम के लिए। चलिए आइए हम सब यहाँ पे पहला जो कार्बन का अपरूप है वो है हीरा। हम पहले यहाँ पढ़ेंगे सर हीरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सब पहला पढ़ेंगे, अभी लिखना नहीं है दोस्तों, ठीक है? समझिए, हम पहले पढ़ेंगे हीरा के बारे में। हीरा क्या है सर? कौन बताएगा हीरा क्या है और हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा कोयले के खदानों में पाया जाता है ना। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मतलब कि जो यदि कोई एक ऐसा इंसान, यदि कोई एक परिवार है, मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है, ठीक है, उसका एक बच्चा यदि कोई अच्छा काम करे, एक बड़ा नाम करे, बड़ा रोशन वाला काम करे, है ना, जो अपने माता पिता की गरीबी को दूर करके अपने माता पिता को अमीरी की ओर लेकर जाता है, तो लोग कहते हैं ना कि यार जानते हो उस परिवार में उसका एक बेटा ऐसा है ना जो गरीबी को तोड़ करके ना अपने पूरे परिवार को अमीरी की तरफ लेकर गया है ना। मतलब उसका बेटा बिल्कुल तो हीरा की तरह है। वहां पे लोग बोलते हैं ना, यानी हीरा जो है ना सर जी, हीरा वही होता है जहाँ कोयले की खान होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पर एक कहानी भी बना हुआ है यहाँ पर, है ना, कि मतलब अमीर घर में तो नहीं, लेकिन जिसका परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा है, वहां एक हीरे का जन्म होता है जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है। या आप देखिए ना, बहुत सारे कमेंट भी देखते होंगे, कमेंट में लिखता है ना, क्या लिखता है कि जो मेरे वीडियो को देख रहा होगा, जो मेरे कमेंट को पढ़ रहा होगा ना, कृपया भगवान उनके माता पिता की उम्र लंबी कर दे। सब कमेंट से बहुत बार देखे होंगे, ठीक है, इस वैसा नहीं होता है, सो ऐसी ही बात है, ठीक है। बट हीरा पर जो आधारित प्रश्न है और जो इन पर जो कहावतें लागू होती है, बहुत सच्चाई वाला बात है कि सारा कोयला का खान काला होता है सर जी, कोयला काला होता है और उसके बीच एक सुंदर सा चमकीला सा ये हीरा होता है। यानी हीरा कोयले के खान में पाया जाता है। यानी किसी का परिवार काला काला वाला परिवार है, उसके पर एक गोरा सा बच्चा है, तो क्या बोलता है, आप फलना के खदान है ना, आप फलना के खानदान बदल जीती अब यहाँ से, बहुत दम बच्चा हीरा के जैसा है। यानी सुन अच्छा वाला गुण वाला बच्चा न पैदा वहीं ले है जहां सब उसका परिवार डैमेज होता है। अब ये सोचिएगा कि अच्छा वाला परिवार में अच्छा बच्चा जन्म ले नहीं हो सकता है। यानी आपका मम्मी पापा बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनतीशील थे, लेकिन उनमें वो ऐसा वंश आ जाएगा ना तो सब चीज को मिट्टी में मिला देता है। लेकिन हीरा ऐसा नहीं होता है। हीरा खुद उसका फैमिली, जो हीरा का फैमिली का कोयला, वो खुद खत्म चीज है और वहां चमकता निकलता हुआ एक हीरा निकलता है। अब है कोई हीरा है क्या से पता है? हीरा बिल्कुल कोयला है, हीरा कुछ नहीं है, हीरा एक कोयला है। बट कौन कोयला है? वह कोयला जो ज्यादा तापमान को सहा होगा, ज्यादा गर्मी को सहा होगा, ज्यादा दबाव को सहा होगा, है ना, और बहुत सख्त होकर सब चीज को सहते हुए वह कोयला हीरे के रूप में बदल गया होगा। इस प्रकार से कोयले के खान में ना हीरे का निर्माण होता है। बात समझ में आया? हीरा क्या है सर? तो हीरा भी एक प्रकार का कोयला ही है जो अधिक तापमान, अधिक गर्मी, अधिक दबाव को सह करके वहां से वो अपने गुण में बदलाव करके वो हीरा का निर्माण किया होगा। इस प्रकार से कोयला की खानों में हीरे का निर्माण होता है, पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये कुछ सर ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हर कोयला के खान में हीरा होगा ही होगा, कोई जरूरी भी नहीं है। जहाँ की कोयला की खानों में गर्मी ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा, है ना, ठीक है, वो एक कोयला धीरे धीरे अपने आंतरिक गुणों में बदलाव किया होगा और वो हीरा के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। बात यहाँ तक क्लियर हो पाया क्या कि हीरा कैसे होता है? ठीक है। चलिए अब हम हीरा की प्रॉपर्टी की बात करें, इसके प्रॉपर्टी पर, इसके गुण की बात करें। हीरा है क्या? तो आपको पता है सर कि हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप होता है, ये सबको पता है। दुनिया का सबसे चमकीला पदार्थ भी क्या है? हीरा है। जो कहाँ पाया जाता है? कोयला की खान में। कोयला सारा काला काला, उसमें एगो चमकता हुआ सूरज की तरह हीरा ना, यानी पूरा परिवार डैमेज, उसमें यदि एगो अच्छा काम करे तो उसको हम तुलना कर सकते हैं हीरा से वहां पे ना, जो अपने परिवार को आगे की ओर लेके जाता है। और पता है
आप सबके परिवार में वो हीरा कौन है? वो आप लोग हैं। लेकिन आप लोग अपने गुण को नहीं पहचानते हैं और अपने परिवार की जैसा ही काला रह जाते हैं। जिनका परिवार काला है सच में, मतलब जिनकी परिवार गरीबी में है, कुछ नहीं कर पाया, दादा परदादा के पास कोई नौकरी नहीं था, पापा के पास भी नौकरी नहीं, अरे यार मेरा पर तो पूरा ऐसे, चलो हम भी ऐसे ही रह जाते हैं, तो वो गलत बात है। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से नौकरी नहीं है आपके घर में, तो अगला पीढ़ी आप हो सकते हैं कि अपने घर में नौकरी सरकार को छीन के लेकर आए, या नौकरी ना भी करें तो ऐसा काम करें जिससे मेरा परिवार आगे को निर्वाह कर सके। वहां पे बात समझ यहाँ तक आया? हाँ। तो हीरा क्या है सर? कार्बन का एक अपरूप है। आगे बात करिए। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है सर? दुनिया का हीरा, दुनिया का हीरा हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। यदि आगे की बात करें, जूली आया है जी? उसका आवाज नहीं आ रहा है, सुन रहे थे। ठीक है। हीरा क्या है? सबसे चमकीला पदार्थ है। अच्छा एक बात बताते हैं हीरा के बारे में। जब कार्बन का ही अपरूप है हीरा, तो जब यदि कार्बन अधातु है तो हीरा भी क्या होगा? अधातु ही होगा, है ना। जब हीरा जब कार्बन अधातु है तो हीरा भी कैसा होगा? आदमी का बच्चा आदमी ना होगा सर जी, कि जानवर हो जाएगा? नहीं ना, आदमी तो होगा वो। ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है। इसके आगे की बात करिए तो हीरा के एक कार्बन परमाणु, कितना के? हीरा के एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। बात समझ में आया सर? हीरा का एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसमें जोड़ देते हैं ना, 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन के द्वारा क्या होता है सर? जुड़े होते हैं। बात समझ में आया कि हीरा का एक कार्बन परमाणु, है ना, अन्य 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि अब हीरा के आकार की बात करें, हीरा का आकार कैसा होता है? तो हीरा आकार चतुष्फलकीय, कैसा? चतुष्फल। अब तो गलत हो सकता है ना, मात्रा उत्तर में लिख लेंगे। आकार चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? ठीक है। अब हम बताते हैं। देखिए, कार्बन का एक कार्बन परमाणु जो जुड़ा होता है कितना से? 4 से। देखिए किस तरह से होता है। ठीक है। एक वर्ष हो जाएगा, एक हो सकता है इस प्रकार से। ठीक है। या तो ऐसा ना करें तो इसको इस प्रकार से। ठीक है। आप यहाँ से ये देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जुड़े होंगे यहाँ एक से दो से 4 ऐसी मदद अरे यार देखो यहाँ पे देखो। ठीक है। इस प्रकार से ये जुड़े होते हैं। ठीक है। यानी कार्बन हीरा में ना, हीरा का एक कार्बन परमाणु सर
4 परमाणु से आपस में वो जुड़ा होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किताब में, ठीक है। आप बताओ, एक बात पूछता आप सोचते, जब यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य परमाणु से जुड़े होते हैं, तो क्या यह मुक्त अवस्था में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। जब मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का निर्वाह होता है कि नहीं, है ना? इससे इलेक्ट्रॉन का निर्वाह होगा कि नहीं? नहीं हो सकता है। क्यों? इसका सारा घर तो बंधा हुआ है। अरे तो घर में 4 दरवाजा, उस सब के सब बंद, अंदर हिलेगा का? नहीं हिल सकता है, नहीं हिल सकता है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं कि कोई पदार्थ क्या है, चालक पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा के रूप में क्या प्रवाहित होता है? आवेश प्रवाहित होता है। आवेश के रूप में क्या बहता है सर? इलेक्ट्रॉन बहता है। इलेक्ट्रॉन बहेगा कहाँ से? अंदर कोई इन पॉइंट रहेगा तब ना। देखो तो मान करके इस कार्बन को ले लें, सुनिए ध्यान से, नजर बना कर रखिएगा, फोकस करिए यहाँ पे। यदि इस कार्बन की बात करें तो कार्बन का कितना बंध होता है सर? 4 बंध होता है, और इसका चारों बंध 4 दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक इससे है, एक इससे, एक इससे, ऊपर ऑक्सीजन जो होगा, तो इसका कोई सिस्टम खाली है क्या? नहीं। जैसे कोई एक बंध खाली ही नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां से इन कहां से कर सकता है? कर सकता है क्या? यानी ये किसी साझा नहीं कर सकता है। इस आधार पे देखा जाएगा ना, इस आधार पे देखेंगे सर, तो हीरा जो है ना, हीरा बात में आया, कोई दिक्कत? तो ये था पूरा हीरे का संपूर्ण गुण। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया हीरा के बारे में, ठीक है। हमने जाना कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ तो है ही, प्लस में सबसे चमकीला पदार्थ भी होता है ना जी। इसके द्वारा बनने वाला बंधन कैसा होता है सर? होता है संयोजक बंधन। इसका आकार कैसा होता है सर? चतुष्फलकीय होता है। आइए हम कार्बन का जो अगला अपरूप के बारे में पढ़ें, वो पढ़ना है हमारा ग्रेफाइट। समझते हैं ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट भी क्या है? यह भी यह भी क्या है सर? कार्बन का एक अपरूप है। दूसरी बात करें, इसका आकार पता कैसा होता है? षटकोणीय वलय होता है। कैसा होता है सर? षटकोणीय वलय होता है ना। फिर आगे की बात करें सर, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा, यदि इसके आगे की बात करें, इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। हम आपके बहन को लाने के लिए दिए मूंग दाल बहन के दिए, उसको उधरे खाओ। ठीक है। फिर आगे की बात करें, और इसका क्या हो सकता है? यह जो है ना सर, कौन? ग्रेफाइट पृथ्वी के अंदर ना, या पृथ्वी के अंदर, ठीक है, परत के रूप में पाया जाता है। कैसा? परत के रूप में पाया जाता है। ये परतदार होता है, ठीक है। यह क्या होता है? परतदार होता है। देखिए कैसा होता समझिएगा। यदि हम
तुम कहाँ करें पता है कौन है काम वाला कुछ डाल देगा चेक काम ठीक है, ये इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी आकृति ना इस प्रकार से होती है आगे, और ऐसे ही ये चला जाए। देखिए हो गया ना। ग्रेफाइट का आकृति ऐसा ही होता है सर, कैसा? ऐसा षष्ठ कोणीय होता है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ना सर कि एक कार्बन परमाणु जो है 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है। नहीं देखो तो, इसकी बात करें तो देखो 1 से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है और 3 से जुड़ा हुआ है। अब बताओ तो ग्रेफाइट का सर एक परमाणु मुक्त अवस्था में है कि नहीं? मुक्त अवस्था में है। जो कार्बन का होता है कितना बंधन होता है? 4 को बंधन होता है। ये जुड़ा हुआ कितना से? 3 से। इसका एगो तो खाली कोई है। एक खाली के वजह से क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। यानी ग्रेफाइट है कैसा? अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। तो जब कार्बन अधातु तो ये भी क्या होगा? अधातु। बट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का क्या होता है? मतलब घर में अपवाद है ये ना है। आपने पढ़े हो, आप पढ़ाए होंगे कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक। बट ये एक ऐसा एक लौता धातु है सर, है ना, ये पदार्थ बोल सकते हैं जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा लड़का है जो पूरे परिवार के नियमों को तोड़ करके अलग चल दिया। दुनिया में हर इंसान का बात लेकर चलेंगे ना तो आप पीछे हो जाएंगे, इसलिए कुछ बातों को स्किप करिए जीवन में। ठीक है, और तब आगे बढ़िए वहां से। ठीक है, इसी कारण से या विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब उसको क्या पता है कि मोटिवेटेड कैसे किया जाता है? अब मोटिवेटेड करेंगे तो लगेगा कि सर हम सबके लिए मजाक कर रहे हैं, या सर हम सबको बेइज्जती कर रहे हैं, या सर हम सबको हंसा रहे हैं। वैसे ना लोग बोलेगा। जब मोटिवेशन क्या होता है? आपको अंदर से उत्तेजित करना होता है। आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो समझ में आया क्या क्या होता है आपका ग्रेफाइट? ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।